नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी अनुपात और समानुपात की क्लासें चल रही है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने अनुपात और समानुपात का बेसिक समझा है और उसके कुछ अच्छे वाले जो सवाल है, जो परीक्षा उपयोगी सवाल है, वो अपन ने हल किए हैं। अब हम आज की क्लास में कुछ और सवाल को हल करेंगे। आज आपका ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है रेशो प्रोपोर्शन वाला, ये हम आज इसको समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न, जो है अनुपात समानुपात से। चलिए आपका पहला प्रश्न है, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 2400 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादा इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसने दिया है कि 1:3 के अनुपात में 2 संख्या है, दोनों का योगफल 2400 है। आपको क्या करना है, 1 और 3 को जोड़ देना है, 4 आएगा, 4 का भाग दे देना, क्योंकि यहाँ पे योगफल दिया है। अपना जो काल्पनिक जो रेशो है, अपना जो रेशो है उसका तो टोटल है, काल्पनिक जो अपना टोटल है वो है 4, 4 का भाग इसी में यहीं पे दे देते हैं। इसका जब हम 4 का भाग देंगे 2400 में तो आपके आएगा 600। आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 600। अब आपके पूछा है इन दोनों में अंतर कितना है। आप देखोगे इन दोनों में 2 का अंतर है। इस 600 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1200। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी सोल्व करना है। पूरे सवाल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसको मन ही मन में भी इसको सोल्व कर सकते हो, देख के इसका आंसर ला सकते हो। आप देखोगे 1 और 3 मिला के 4 हुआ, 4 की वैल्यू 2400 हुई, 1 की वैल्यू 600 हुई और 600 में हम अंतर पूछा है, अंतर की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू 600 और 2 यूनिट का आपको निकालना है वैल्यू, तो आपको आ जाएगा 1200। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए इसने क्या बोला है कि इसका जो अनुपात दिया है, आय और व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 11:10 के अनुपात में है। आय और व्यय, जब वो 11 रुपए कमाता है तो वो 10 रुपए खर्च कर देता है। अब वो जब 11 कमाता है, 10 खर्च कर देता है, इन दोनों का जो अंतर है वही उसकी बचत होगी। इन दोनों का जो अंतर है वही उसकी बचत होगी। और इन दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो आपकी है वो 900 रुपए है प्रति वर्ष की। 1 यूनिट जो है वो आपकी क्या है, 900 रुपए। अब अगर 1 यूनिट 900 है तो इसने पूछा क्या है, मासिक आय क्या होगी, आय का परसेंटेज क्या है, आय का जो अनुपात जो है वो कितना है, 11। तो आपकी 11 यूनिट कितनी आ जाएगी, 11 यूनिट आपके आ जाएगी 11 × 900। अच्छा, लेकिन ये जो इसकी बचत है ये मासिक दे रही, इसने वार्षिक दे रखी है, वार्षिक दे रखी है और पूछा है मासिक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का भी डिवाइड दे देंगे तो हमारी मासिक जो आय है वो आ जाएगी। क्योंकि ये हम 11 में जो हमने 900 का जो मल्टीप्लाई किया है ये वार्षिक आया, क्योंकि प्रति वर्ष दी है। अगर ये मासिक बचत होती तो हम कुछ भी नहीं भाग देते और डायरेक्ट इसका 11 का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 900 जो दिया है इसने प्रति वर्ष दिया है। देखो दोस्तों, शब्द शब्द का फेर है। जो भी गणित का जो सार है वो सब शब्द है। शब्द को आप समझ गए और आपने उसको पकड़ लिया तो आप सवाल को पूरा 100% सोल्व करोगे। अब देखो, इसमें प्रतिवर्ष दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ष को मासिक पूछा है तो मासिक बदलने के लिए हमें 12 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको पहले 4 से डिवाइड दे देते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड दे देते हैं। जब हम 4 से इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 3। जब हम इसको 4 से डिवाइड देंगे ये 2 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर 3 से ये कट जाएगा। 3 से जब हम इसको काटेंगे, 3 से हम काटेंगे तो 3 से 7 बार जाएगा, 1 बच जाएगा और फिर 5 बार चला जाएगा। तो आपके जो है 75 में जब हम 11 का गुणा करेंगे जो आपका जो है वही आंसर आएगा। अब देखो 75 में 11 का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 75 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 750, और एक बार और करना है इसलिए 75 और इसमें हम जोड़ देंगे। जब हम इसमें जोड़ेंगे आपको देखना 50 और 50 तो 100 हो जाते हैं, पूरे 800 हो गए, और ऊपर के 25, मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 825। यही आपका सही वाला आंसर है जो आपका है डी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7:11
कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। हमारे पास जो पद दिए हैं 7:11 दिए हैं। देखिए क्या दिया है, 7:11 दिए हैं और इसको हमें बनाना है 3:4। देखिए दोस्तों, यहां पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 का है और यहां पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो क्यों ना हम इस डिफरेंस को भी सेम कर ले, हम जब इस डिफरेंस को सेम करेंगे तो कितना, एक का डिफरेंस को 4 बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों पदों में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अनुपात की प्रश्न जो पहली वाली जो कक्षा थी, जो पहली वाली क्लास थी, उसी में मैंने बताया था कि अगर हम एक ही संख्या का दोनों पदों में गुणा कर देते हैं तो अनुपात जो है वो वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो हम अगर 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा, अनुपात तो 3:4 ही रहना है। तो हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके हो जाएगा 12 और जब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके हो जाएगा 16। देखिए मैं 3:4 को 12:16 भी लिख सकता हूं। अब इसने क्या बोला है कि हम प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे कि ये अनुपात क्या हो जाए, आपके 3:4 हो जाए। तो हमने इसमें कितना जोड़ा, देखिए दोस्तों, हमने इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा और हमने इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। सिंपली दोनों में 5-5 आ रहा है, मतलब आपका जो डी वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। दोनों पदों में हम अगर 5-5 जोड़ देंगे तो आपके नया जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 3:4, क्योंकि जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 16 आएगा, दोनों को काट के 3:4 का रेशो हमको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 84 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याएं दी है, 3:4 के अनुपात में दिया है और लघुत्तम समापवर्ती दिया है। लघुत्तम समापवर्ती को हम बोलते हैं एलसीएम। लघुत्तम समापवर्ती दिया है तो हम क्यों ना इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लें। हम इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेते हैं। अब 3 का और 4 का, जब भी क्रमागत संख्या आती है, एक के बाद एक संख्या आती है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती जो होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही मिलता है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके क्या आएगा, 12। मतलब 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती जो होता है, एलसीएम जो होता है, वो होगा 12। अब यूनिट में आपका एलसीएम कितना आया है, 12, और वास्तव में एलसीएम कितना दिया है, 84। तो हम 84 में 12 का डिवाइड यहीं पे दे देते हैं। 84 में जब हम 12 का डिवाइड देंगे आपका आएगा 7। मतलब आपकी एक यूनिट जो है जब एक यूनिट जो है वो आपके है कितनी है, 7 है। एक यूनिट आपके कितनी है, 7 है। तो आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछी, छोटी संख्या क्या होगी, जो छोटा अनुपात है वही छोटी संख्या होगी। तो हम 7 में 3 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लगाएंगे टिक ए पे, जो 21 है। जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही है कि इसमें छोटी संख्या जो है वो 21 है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से बड़ी संख्या जो है वो क्या होगी। चलिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और गुणनफल दे रखा है। एक और इसमें बात समझाने वाली है दोस्तों कि हम इन दोनों का गुणनफल करके इसके बराबर तो लिख देंगे, पर हम कहीं ना कहीं एक गलती इसमें करेंगे। वो आपको एक बात इसमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी गुणनफल आता है तो आपको इन दोनों का गुणनफल करके डिवाइड तो देना ही है, लेकिन साथ ही जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्ग भी निकालना होता है। इसका कारण ये है कि वास्तव में हमने 3 में 5 का मल्टीप्लाई संख्या का मल्टीप्लाई तो कर दिया, पर इनके साथ जो वेरिएबल अपन मान के चलते हैं, इसको अगर पूरे करें अपन तो क्या मानेंगे, 3x और 5x मानेंगे। और जब 3x में 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आएगा। तो वो x² जो आया है, तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के ऊपर क्या लग जाता है, रूट का साइन लग जाता है। इसलिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, इसको हम परीक्षा में तो पूरा नहीं करेंगे, पर हम इस ट्रिक को याद रखेंगे कि जब भी गुणनफल आता है तो हमें वर्ग, जो भी सामने वाली संख्या है उसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे याद करने के लिए हम लिख देते हैं गुणनफल आता है तो वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते
अब देखिए इसको हल करते हैं। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके 15 आएगा। 15 का भाग इसमें यहीं पे दे देते हैं हम, 15 का भाग देते हैं। चलो 15 का भाग देते हैं। 15 से एक बार जाएगा, 6 बच जाएंगे, फिर 66 हो जाएगा। 15 से ये 4 बार जाएगा, फिर 6 बच जाएंगे, फिर 4 बार जाएगा। अब देखिए हमारे पास संख्या आई है 144। अब हमको 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो आपके आता है 12। अब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है 12। पूछा क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी संख्या क्या है आपके 5 है, तो 5 में आप डायरेक्ट 12 का मल्टीप्लाई कर दिए, आपके आ जाएगा आंसर सी वाला जो है 60। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो बी को प्राप्त होंगे। बी को कितना प्राप्त हो, बड़ा ही सिंपल सवाल है दोस्तों। इसमें क्या दिया है, 3:2 के अनुपात में विभक्त करना 1000 को, तो 3 और 2 का टोटल कितना होगा, 5 होगा। 5 का भाग दे दिया, कितना आएगा आपके सामने 200 आएगा। और जब 200 आएगा, प्राप्त क्या पूछा है इसमें, बी को कितना प्राप्त हुआ, बी को प्राप्त जो हुआ है वो हुआ है 2, इसलिए इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके सीधा सा आंसर ए वाला 400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पूरी माइंड कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है। 5 का डिवाइड दिया और जो आया 200, 200 में 2 का मल्टीप्लाई किया, आया 400। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी में 10,500 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 होगा, तब ए को मिलेंगे। तब ए को कितने मिलेंगे, ये हमको पूछा है। ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है, ए बी सी जो है इनको कुल मिला के जो है कितने रुपए मिलने हैं, 10,500 मिलने हैं। पूछा यह है कि ए का जो भाग है वो बी और सी के भाग का 2/5 है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। इसमें क्या दिया है, एक तो दिया है ए और एक दिया है बी प्लस सी का भाग। ए का भाग कितना होगा, 2 होगा, और बी प्लस सी दोनों का मिला के भाग कितना होगा, 5 होगा। कुल भाग कितना हो गया, 7। आप देखिए टोटल जो होता है, हम टोटल इसकी वास्तविक टोटल में हम अनुपातिक टोटल का भाग दे देते हैं। हम इसमें 7 का भाग दे देते हैं, हम यहीं पे इसमें 7 का भाग देते हैं। देखिए करते हैं हम 7 का भाग। 7 से एक बार जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, फिर 200 00। तो देखिए 1500 आया। अब इसने क्या पूछा है, ए को कितना मिलेगा, तो ए का भाग कितना है, 2 है। ए का भाग कितना है, 2, तो हम इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1500 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, सीधा सा बी वाला ऑप्शन 3000 आपका आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 1290 रुपए अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसने क्या दिया है, ए बी सी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनको इस अनुपात में हम कोई राशि बांट रहे हैं। और जब राशि को बांटी तो क्या प्राप्त हुआ हमको कि सी, हम क्या ज्ञात करते हैं उसमें, हमको क्या पता चलता है कि सी का जो भाग है वो बी के भाग से 1290 रुपए अधिक है। तो देखिए अब सी का भाग, सी जो है वो तीसरे नंबर पे है तो सी का भाग ये 9 होगा, और बी जो है वो बी दूसरे नंबर पे तो बी का भाग ये होगा, और बी और सी का जो डिफरेंस है वो 5 है, और अनुपात में वो डिफरेंस 5 है, और वास्तविकता में डिफरेंस कितना है, 1290। हम 1290 में 5 का डिवाइड दे देते हैं। हम जब 1290 में 5 का डिवाइड देंगे, देखिए 5 से ये 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेंगे, ये फिर 5 बार जाएगा, इस बार 4 बच गए, तो 5 के पाड़े में 40 8 बार आते हैं, तो आपके आएगा 258। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। अब ए तथा डी की कुल राशि पूछी है, तो ए और डी का देखते हैं। ए का रेशो जो है वो ये है और डी का जो रेशो है वो ये है। इनकी दोनों की कुल राशि पूछी है। जब ए की राशि 3 है और डी की राशि जो है अनुपात में वो 10 है, तो दोनों मिला के 13 आएगा। हम 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 13 का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। 13 का मल्टीप्लाई हम जैसे स्कूल में करते थे वैसे हमको बिल्कुल नहीं करना है कि हम पहले 3 का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर 1 का मल्टीप्लाई करें और फिर उसको जोड़ें। ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट 13 का ही टेबल बोल देनी है। 13 का टेबल जब हम 8 बार बोलेंगे, 104, फिर 10 कैरी हो जाएगा, तो 13 का जब टेबल हम 5 बार बोलेंगे आएगा 65, और 10 जब हम कैरी करेंगे तो
हो जाएगा 75, फिर 7 कैरी हो जाएगा और 13 के पहाड़े में 2 बार 26, 26 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो आपके आएगा 33। तो आपका जो उत्तर है 3354 जो है वो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये जो सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसमें इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसमें बस ये दिया है, इन दोनों का अंतर दिया है वास्तव में और इन दोनों का टोटल पूछा है वास्तव में। तो बस हमने वही किया है जो इसने पूछा है। आपको इसके शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आपको इसके शब्द पढ़ के समझना याद आ गया तो आपकी 80% मैथ्स की जो समस्या है वो अपने आप ही हल हो जाएगी। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में है। प्रत्येक जो है वो इनका जो भाग है वो प्रत्येक का वो किस अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। तो हम देख लेते हैं। एक तो उसने सबसे पहले क्या दिया है, पुत्री तथा पत्नी, है ना। पुत्री जो है उसकी जो डॉटर है उसकी जो पुत्री है और उसकी जो पत्नी है वाइफ, और उसकी पत्नी और उसके पुत्र, पत्नी और पुत्र, पुत्र मतलब सन, डॉटर वाइफ और सन, इनका जो अनुपात दिया है वो प्रत्येक का अनुपात दिया है 3:1। तो देखिए जब इन दोनों का अनुपात 3:1 है तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, 3:1 होगा। इसको हमने सोल्व करने का तरीका पहले भी समझा है, फिर से मैं बता देता हूं। इस 1 को हम इधर बढ़ा देंगे और इस 3 को हम इधर बढ़ा देंगे और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा मल्टीप्लाई करने पे आपके ये तो आएगा 9, ये आएगा 3 और ये आएगा 1। मतलब पुत्री को 9 भाग मिले, वाइफ को जो है इसकी पत्नी है इसको 3 भाग मिले और जो इसका लड़का है उसको 1 भाग मिला। इसने क्या बोला है, यदि पुत्र को पुत्री से 1 लाख रुपए कम मिले हो, पुत्र को पुत्री से 1 लाख। अब आप देखो प्रश्न, अब नया प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है, आपके नया प्रश्न आपके माइंड में अपने आप ही बन जाना चाहिए कि इसने दिया है एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री, अपनी पत्नी और उसके पुत्र के बीच में एक राशि को 9:3:1 के अनुपात में बांटा है। यदि पुत्री को पुत्र से 1 लाख रुपए, यदि पुत्र को पुत्री से 1 लाख रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए अब इसमें एक चीज हमको ये करनी पड़ेगी, संपत्ति का कुल मूल्य पूछा है तो हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। 9 और 3 12 और 1 13, मतलब हमको 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और जो दी क्या है, 9 और 1 का अंतर दिया है। 9 और 1 का जो अंतर होता है वो तो 8 होता है। हम इस 1 लाख में 8 का भाग दे देते हैं। 1 लाख में जब हम 8 का भाग देंगे तो सिंपल सा आपको ये याद करना चाहिए, 1 लाख में 2 का भाग देते 50 आता है, 4 का देते तो 25,000 आता है, और जब हम 8 का देंगे तो 25,000 का भी आधा हो जाएगा, मतलब 12,500। तो हम इसमें जब 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके 12,500। तो 12,500 में हमको 13 का मल्टीप्लाई करना है। 12,500 में हमको 13 का मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है दोस्तों, जब हम 12,500 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,25,000, और फिर 3 का 12,500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 37,500। तो 1,25,000 और 37,500 को जब हम जोड़ेंगे तो वो आपके आ जाएगा 1,25,000 और 37,500 को हम जोड़ देते हैं। ये आपके आएगा 500 पीछे है, ये आ जाएगा आपके 2 और यहाँ पे 6 और 1, मतलब 1,62,500 उसकी कुल संपत्ति थी। उसको उसने अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र के बीच में इस अनुपात में बांटा। कुल संपत्ति ये थी। आपके 1,62,500 जो है वो बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं भी समझ में आया तो आप 12,500 में 13 का भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 टुकड़ों में करके, मैंने एक बार 10 का कर दिया, एक बार 3 का कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके यही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 7,500 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13। इनमें ए का भाग कितना है। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। इसने क्या दिया है, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी।
देखिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति है, इसमें ए और बी का जो रेशो दिया है वो दिया है 5:2 और बी और सी का जो रेशो दिया है वो दिया है 7:3। दोस्तों इसमें एक बात और समझने की है कि जो कॉमन रेशो होता है, जिसका रेशो कॉमन होता है, हम उसी को बीच में लिखते हैं। ऐसा कभी मान लो यहाँ पे ये दिया होता कि बी अनुपात ए का रेशो ये दिया होता तो फिर हम ए को बीच में लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। जो चीज कॉमन हो, जिसका रेशो कॉमन हो, जो इसमें भी आ रहा हो और उसमें भी आ रहा हो, हम उसी को बीच में लिखेंगे। इसमें तो सीधा सीधा था इसलिए हमने सीधा सीधा लिख लिया है। अब हम इसको वापस से हल करते हैं। इस 2 को हम इधर बढ़ा लेते हैं और इस 7 को इधर बढ़ा लेते हैं और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35, इसका करेंगे कितना आएगा 14 और जब इसका करेंगे तो आएगा 26। अब ये रेशो आपके पास आया है, इसको काट के देख लेते कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमको क्या निकालना है, ए का भाग निकालना है और 7,500 की कुल राशि थी, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। आपके देखो ये 26 और 14 जब हम जोड़ते हैं तो आपके आता है 40 और 35 को जब हम जोड़ते तो आता है 75। और देखो 75 जो है वो 75 100 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 100 आएगी। जब मैं 75 से 75 काट दूंगा 100 यूनिट बचेगी, मतलब 100 आएगी एक की यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 100 है और ए का जो भाग है वो 35 है, तो 35 में जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके सीधा साधा आंसर आ जाएगा डी वाला जो है 3,500। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। किसी धन का ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। किसी धन को है ये, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से, टाइपिंग मिस्टेक है, सी का भाग ए के भाग से 160 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, सी का जो भाग है वो ए के भाग से कितना। सी का जो भाग इसमें कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि सी लास्ट में है और ए फर्स्ट में होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, दोनों का जो डिफरेंस है 7 में से 3 माइनस किया कितना आएगा 4। 4 जो है उसकी 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है प्रश्न में 160 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, चलो भाग दे देते, आ जाएगा 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। पूछा क्या है, बी का भाग पूछा है, बी का भाग कितना है 5 है, 5 में 40 का मल्टीप्लाई करूंगा और डायरेक्ट ही मैं आंसर को लगा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। 40 में जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 200 आ जाएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 1200 रुपए हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखो दोस्तों, इसमें एक बात समझने की ये है कि इसने जो आंसर पूछा है वो वास्तविक आंसर ना पूछते हुए उसने केवल क्या पूछा है, परसेंटेज। क्या पूछा है, परसेंटेज। अगर ये पूछता कि ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना कम है या सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, अगर ये पूछता तो हमें पूरा प्रश्न करने की जरूरत पड़ती, हम तब इस 1200 का उपयोग करते। पर जब हमको उत्तर परसेंटेज में निकालना हो तो हम इस 1200 को ताक पे रख देंगे, हम इस 1200 की कोई जरूरत नहीं हो, चाहे ये 1200 हो या कुछ भी संख्या हो सकती है, परसेंटेज में तो आंसर आपका वही आएगा जो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। देखो ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए, बी, सी जो है इनका वेतन 1:2:3 दिया है और पूछा क्या है कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखो ये ए से सी का वेतन 2 यूनिट अधिक है। अब 1 से 2 कितना, 1 का जो है 2 जो है वो 1 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 2 जो है वो 1 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए हम 2/1 करके 100 का गुणा कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 200%। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। यहां पे इस 1200 का कोई यूज नहीं करना है। इस 1200 का यूज हम वहां करते हैं जब ये प्रश्न में प्रतिशत नहीं पूछते हुए वो संख्या पूछ लेता, वो उसका वेतन ही पूछ लेता या फिर वेतन का अंतर पूछ लेता, तब हम इस 1200 का उपयोग यहां पे करते हैं। अन्यथा हमें जब परसेंटेज में आंसर निकालना है तो इस 1200 का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है।
उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न को एक प्रकार से और पूछ सकते हैं, इसमें क्या दिया है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इसने ये दिया तब अपने आंसर आ रहा है 200। अगर लेकिन ये पूछता कि सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, अगर ये प्रश्न पूछता कि सी का जो वेतन है वो ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हम कर दे 3/1 × 100, क्योंकि डायरेक्ट सी का ही निकाल देते हैं। हमें अंतर अधिक दिया है, अधिक का मतलब डिफरेंस हो गया, मतलब अधिक का मतलब जो उसके पास है उससे कितना अधिक है, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस करके अधिक वाली वैल्यू निकाली है। और अगर ये पूछता कि सी का जो वेतन है वो ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हमारा आंसर होता 300%। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों प्रश्नों, दो तरह के प्रश्न बन गए यहां पे, और इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। गणित की यही तो महानता है, यही तो इसका मजा है, इसका मूल सार है कि हम अगर प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनको अगर हम समझ जाते हैं तो गणित में आराम से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी? अपन देख लेते हैं। पहले जो कर्मचारी थे वो पहले 9 थे, पहले कर्मचारी 9 थे। अब एक कर्मचारी को निकाल के 8 कर दिया। अपन तो यही मान लेते हैं कि 9 ही कर्मचारी थे। अब पहले जो वेतन दिया जाता था, एक कर्मचारी को 14 रुपए मिलते थे। अब जो वेतन दिया जाता है एक कर्मचारी को 15 रुपए मिलते हैं। चलो अगर पहले 14 मिलते थे तो कितने रुपए ये खर्च होते थे? कितने खर्च होते थे? 126 रुपए। पहले कितने खर्च होते थे? 126 रुपए। और अब जब 15 दे रहे हैं तो कितने खर्च हो रहे हैं? 120 रुपए। देखिए अब इसका जो रेशो आएगा वही आपका आंसर है। 6 से हम इसको काट देंगे। 6 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा 21 और ये 20। मतलब आपका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? 21:20। 21:20 जो है वो बी वाला जो ऑप्शन है वही सही है। क्या पूछा था? कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई है। देखो ये कमी यहाँ पे क्या था? वो पहले 21 रुपए का खर्चा होता था, अब 20 रुपए का खर्चा होता है, मतलब कमी हुई है। पहले जो खर्चा होता था वो 21 का होता था और अब 20 का होता है, मतलब कमी हुई। इस अनुपात में पहले 21 जहां पे खर्च होते थे वहां अब 20 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। यह इस प्रश्न का मतलब है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5625 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। बी का भाग ए के भाग से कितना कम है? देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे कि इसने क्या दिया है कि ए को जो भाग मिला है, ए का जो भाग है वो बी और सी का आधा है। मान लिया अगर ए को 1 मिला है तो बी और सी को कितना मिला होगा? 2। जो 1 जो है इस 2 का आधा है। अगला दिया है इसमें तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4। अब बी का रेशो दिया है ए और सी से। ए और सी को अगर 4 मिले हैं, मतलब इसमें ये दिया, हाँ, ए और सी को अगर 4 मिले हैं तो इसको 1 मिला है। क्या पूछा है? बी का भाग जो है ए के भाग से कितना कम है। हम ये देख लेते हैं। ये राशि पूरी राशि कितनी है? 5625 रुपए। 5625 रुपए का 1/3 जो है, इसमें से 3 रुपए होते तो उसमें से एक भाग किसको मिलता? ए को मिलता। मतलब 1/3 भाग ए का मिला, ए का है। ए का जो भाग है वो कितना है? 1/3, इन दोनों का टोटल 3। और बी का जो भाग है वो भाग है 1/5, इन दोनों का टोटल 5। प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न का अगर इसने सीधा सीधा ऐसा नहीं बोला है कि 5625 के 1/3 में से 1/5 भाग को घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, ये प्रश्न है। पर उसको उसने क्या शब्दों को फेर कर दिया है, शब्दों को बदल के उसने प्रश्न को इतना बड़ा कर दिया है। बस हम इन दोनों का अंतर यही ले लेते हैं। 1/3 में से 1/5 कैसे माइनस करेंगे हम? देखो माइनस तो कैसे करेंगे, एक ही है तो अपन क्या करते हैं 3 में से 5 माइनस करके लिख देते हैं, क्योंकि 5 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में से 3 माइनस होगा, क्या आएगा 2, और बटे में क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 या 15। तो देखिए ये 2/5 हमको क्या 2/15 हमको क्या निकालना है?
5625 का 2/15 जो भाग है वही आपका उत्तर है। चलिए 5625 यहीं लिख देते हैं, 5625। देखिए 15 से इसको काट देते हैं, 15 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 45 आएगा, कितना बच गया 11 लग जाएगा। 105 आता है इसके पहाड़े में, कितनी 7 बार आता है 105, और यहाँ से बच जाएगा आपके 7, फिर 75 हो गया तो ये 5 बार। 375 में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो ये आएगा 3 से 750। 750 आपका आंसर है। 750 जो है ए वाला जो ऑप्शन है वही आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बस शब्दों का फेर है। पूछा बस इतना ही है कि 5625 के 1/3 में से 1/5 भाग का अंतर क्या होगा, बस इतना सा प्रश्न है, पर इसको बड़ा चढ़ा के थोड़ा लिखा गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है तथा ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि इसमें 2 मिश्र धातुएं दी गई है, एक तो दी गई है ए और एक दी गई है बी। देखिए इसमें दिया है ए में सोना है और तांबा है, बी में भी सोना है और तांबा है, पर इनका रेशो अलग अलग दिया है। रेशो इसमें दिया है, ए में जो रेशो है वो दिया है 7:2 और बी में रेशो दिया गया है 7:11। दोस्तों इसने बोला है इन दोनों धातुओं को हम जब समान अनुपात समान भाग में मिलाएंगे, समान भाग इसका भी भाग समान लेंगे, उतना ही भाग इसका भी लेंगे, तो नई धातु बन के आएगी और उस धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न है। तो देखिए आप जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं कितना आता है, 9 आता है, और जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे आता है 18, जस्ट इसका डबल है। तो क्यों ना हम इस अनुपात को इसके बराबर ले आए। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू, इसकी टोटल भी 18 हो जाएगी। जब टोटल वैल्यू 18 हो जाएगी मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 भाग आएगा आपके सोना और 4 भाग आएगा तांबा। मतलब हमने इसमें इसका भी 18 ग्राम ले लिया और इसका भी 18 ग्राम ले लिया। 18 ग्राम में 14 ग्राम सोना इसमें है और 7 ग्राम सोना इसमें, सोने में सोना मिल जाएगा। तो 14 और 7 जो नया सी जो आएगा उसमें सोने और तांबे का हम निकाल रहे हैं। 14 में 7 मिल जाएगा तो आएगा 21, और 4 में 11 तांबे में तांबा मिल जाएगा, 4 ग्राम तांबे में 11 ग्राम तांबा मिल जाएगा, आएगा 15 ग्राम। अब आपकी इसका अनुपात पूछा है तो हम इसको 3 से काट सकता है, 3 से काट देंगे तो ये आएगा 7:5। 7:5 जो है सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। 2 मिश्र धातुएं दी है, दोनों में सोने और तांबे का अनुपात अलग अलग दिया गया। हमने इस जो रेशो दिया था दोनों को बराबर ग्राम के बराबर ले आए हम, कि इसका जितना टोटल था इसके टोटल के बराबर इसको ले आए हैं, उतना ही अपने दोनों को मिला लिया है। हमने देखा इसका टोटल 18 था, इसका टोटल 9 था। मैं ऐसा क्या करूं कि इसका टोटल भी 18 हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका भी टोटल 18 है, अब इसका भी टोटल 18 है, मतलब हम इन दोनों धातुओं को आपस में मिला सकते हैं। दोनों बराबर मात्रा में हो गए, 18 ग्राम वो भी हो गई, 18 ग्राम ये भी हो गई। ग्राम जरूरी नहीं, चाहे आप 18 किलो भी मिलाएंगे तो भी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 18 ग्राम ये भी है, 18 ग्राम ये भी है, तो देखो 18 ग्राम अगर धातु ये ए वाली लेंगे तो उसमें 14 ग्राम सोना आएगा, और 18 ग्राम धातु ये लेंगे तो उसमें 7 ग्राम सोना आएगा। 14 और 7 21 ग्राम सोना नई धातु में बन गया। वैसे ही जो तांबा है वो 4 ग्राम इसमें है और 11 ग्राम इसमें है 18 ग्राम में से, तो 4 और 11 मिला के 15 ग्राम बन गया। अब जो नई धातु मिश्र धातु बन के आई है सी, उसमें 21 ग्राम सोना है और 15 ग्राम तांबा है। दोनों का अनुपात आएगा आपके 3 से कटने पे 7:5। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है आपका अगला। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 6 पानी और डाल दिया जाए, में लीटर है, 6 लीटर है, 6 पानी नहीं है, 6 लीटर पानी है। 6 लीटर, क्योंकि ये ऊपर लीटर में दिया है, यूनिट अपन कोई चेंज देगा नहीं प्रश्न वाला, क्योंकि हम अगर लीटर नहीं होगा कुछ और इसकी यूनिट होगी तो हम इसको जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ अपन समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लीटर है। 6 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। 42 लीटर टोटल
मिश्रण है, इसमें दूध है और पानी है, किस अनुपात में है? दूध और पानी जो रेशो दिया है वो दिया है 5:2 के अनुपात में। हम इसको 42 को 5:2 में बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? दो टोटल जो आएगा वो 7 आएगा, 7 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा आपके 30 और ये आएगा आपके 10, 30 और ये आएगा आपके 12। 6 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, मतलब 42 को हमने क्या किया? 5:2 के रेशो में बांट दिया। मतलब ये जो मिश्रण है 42 लीटर, इसमें 30 लीटर जो है वो दूध है और 12 लीटर आपके पानी है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? 6 लीटर पानी मिला रहे हैं। 6 लीटर पानी और मिला रहे हैं। दूध मिलाया? नहीं मिलाया तो दूध में डैश आ जाएगा। पानी मिलाया है 6 लीटर। अब हम इसकी टोटल कर लेते हैं। नया जो मिश्रण बन के आ रहा है उसमें 30 लीटर आपके दूध है और 18 लीटर जो है वो आपके पानी है। देखिए दोस्तों, अब क्या पूछा है इसमें? अनुपात पूछा है। तो हमारे पास वास्तविक क्वांटिटी तो इसकी आ गई है, पर अनुपात में हम निकालने के लिए हम इससे 6 से दोनों कट रहे, 6 से काट देंगे। 6 से ये 5 बार कट जाएगा और आपके ये 6 से 3 बार कट जाएगा। 5:3 जो है वही आपका सही उत्तर है। 5:3 ए वाले जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम अब आज का अगला प्रश्न और देखते हैं। एक 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया है 3:1। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए? यह भी बहुत ही अच्छा और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए वैसा ही है। 200 लीटर अपने पास कुल मिश्रण है, 200 लीटर मिश्रण है और इसमें रेशो क्या दिया है? 3:1 का। 3:1 का। हम इसको 200 को 3:1 में बांट लेते हैं। वही 3 भाग ये है और 1 भाग ये है, दोनों 4 मिला के 4 का भाग देंगे, 50 आया। 1 की वैल्यू आ गई 50, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 150। मतलब इस 200 लीटर दूध में मिश्रण में दूध तो आपके हैं 150 लीटर और 50 लीटर है आपके पानी। अब इसमें क्या मिला रहे हैं? हम दूध मिला रहे हैं। कितना दूध मिला है कि अनुपात कितना करना है? 4:1। चलो इसमें पानी तो कुछ मिलाना नहीं है, पानी के नीचे हम डैश कर लेते। तो पानी कितना आएगा नए मिश्रण में? 50 आएगा। और अब इस 50 को हमें रखना है 1। इस 50 को क्या रखना है? हमें 1 रखना है। और दूध को कितना करना है? हमें दूध को करना है 4। अगर 50 1 है तो 4 यूनिट कितनी होगी? 50 अगर 1 यूनिट है तो 4 यूनिट कितनी होगी? 50 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा? 200। मतलब नया जो मिश्रण है उसमें आपके दूध जो होगा वो 200 लीटर होगा। दोस्तों पहले दूध 150 लीटर था, अभी नए मिश्रण में दूध 200 लीटर है। मतलब हमने कहीं ना कहीं 50 लीटर दूध इसमें मिलाया होगा। 50 लीटर जो दूध मिलाया होगा, तो जो 50 लीटर है वही आपका सही आंसर है। जो डी वाला आंसर है वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ₹1 के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात दिया है 2.5:3:4। दोस्तों ये अनुपात को हम 2.5 में है, इसको हम पूरा बना लेते हैं। आधे में है, हम क्या करते हैं पूरे में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये अनुपात पूरा हो जाएगा। या फिर हम 2 का मल्टीप्लाई भी क्यों करें, हम एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 से 3 रुपए में, हाँ हम कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई। हम ये पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि अनुपात में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि ऊपर वाली वैल्यू का उसमें मल्टीप्लाई करने पे वो पूर्णांक में आए। क्योंकि हम पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब पॉइंट बीच में आ जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। हम कैलकुलेशन को कम से कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन में हमारा सवाल सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये समझेंगे कि ये रेशो हमारा दिया ही नहीं है, हमको जो प्रश्न में दिया गया है वो रेशो ये है। हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5, इसमें करेंगे ये आएगा 6, और हम जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 8। अब प्रश्न आपका ये है कि ₹1.50 और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5:6:8 के अनुपात में है, और जो उसका कुल राशि है वो
420 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा नया अनुपात ये आ चुका है, ये हमारा नया अनुपात है। मैं यहाँ पे R लिख देता हूं। अब हम वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू जब 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 सिक्के होंगे तो हमारे होंगे 5 रुपए, और जब 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 6 है तो ये होंगे हमारे 3 रुपए, और 25 पैसे के सिक्के 8 होंगे। 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 8 सिक्के में बनेंगे आपके 2 रुपए। अब देखिए, हम कुल रुपए निकाल लेते हैं। कुल रुपए हैं 5 और 3 8 और 2 10, कुल 10 रुपए होते हैं। अगर हमारे पास सिक्के इसी हिसाब से होता है कि 5 सिक्के ये होते हैं, 6 सिक्के ये होते हैं और 8 सिक्के ये होते हैं, तो टोटल रुपए 10 बनते हैं। पर रुपए अपने पास है 420। 420 को डिनोट कर रहा है यहाँ पे 10, हम यहीं पे 420 की 1 जीरो से 1 जीरो यही काट देते हैं। मतलब 1 यूनिट जो है आपके 42 के बराबर है। 1 यूनिट जो आई है वो आपके आई है 42 के बराबर। देखिए, हमको क्या चाहिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। 50 पैसे के सिक्कों का हमने जो नया अनुपात निकाला था वो 6 था। जब मैं 6 में 42 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे आंसर आ जाएगा। 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2 आएगा, एक कैरी हो गया, 25। मतलब जो 252 है वही आपका सही उत्तर है। 252 जो आता है वो आपके आता है ए वाले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, आप ये देखोगे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, कभी हो सकता है कि आपने कभी देखे ही नहीं हो 25 पैसे और 50 पैसे, क्योंकि आजकल ये प्रचलन में नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये 25 पैसे और 50 पैसे भी चलते थे। इसमें क्या होता है, जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। एक रुपये में हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे 25 पैसे और 50 पैसे में नहीं समझते हैं। वो तो 1 रुपये में भी नहीं समझते, डायरेक्ट छोटा सा बच्चा भी होगा तो मांगेगा तो 10 रुपये मांगता है। चलिए, 1 रुपये में क्या होता है, 1 रुपये जो होता है वो आपके होता है 100 पैसे के बराबर। 1 रुपया जो होता है वो होता है आपके 100 पैसे के बराबर। अब यहाँ पे 50 पैसे अगर दिए हैं, मतलब ये 50, अगर हम इन 100 पैसों को 50 पैसे के 2 सिक्कों में बांटेंगे तो इसमें 50 पैसे के आपके कितने 50 पैसे के आपके कितने सिक्के बन जाएंगे, 50 पैसे के आपके 2 सिक्के बन जाएंगे। और 25 पैसे में अगर हम इस 100 को बांटेंगे तो 25 पैसे के आपके 4 सिक्के बन जाएंगे। अभी मैंने पहले जो सवाल किया था उसमें बताया था कि 25 पैसे के अगर 4 सिक्के मिलाए तो 1 रुपया बनता है। 1 रुपया कैसे बनेगा, क्योंकि वो 25 पैसे 4 बार मिलेंगे तो 100 पैसे बन जाएंगे, और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम इस सवाल को फिर से पूरा हल करते हैं एक बार। चलिए, आपके प्रश्न है, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका रेशो दिया है आपके 2:3:5। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें 25 पैसे में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 1 रुपये 25 पैसा आएगा। ये मुझे 25 पैसे पीछे के हटाने हैं। मुझे मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो अनुपात इसमें दिया है, ये अनुपात मुझे भा नहीं रहा है। मैं ऐसा अनुपात की जगह इसमें क्या लिखूं कि इसके पीछे से पॉइंट हट जाए। तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 सिक्के होते हैं, मुझे 25 पैसे को पॉइंट से हटाना है। तो पॉइंट से कब हटेगा 25, जब मैं उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्यों ना इस पूरे में मैं किसी एक अनुपात में 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, मुझे अनुपात के सभी पदों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर कोई रेशो दे रखा है, उसके सभी पदों में हम अगर समान संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अनुपात वही रहता है। तो मुझे ये 25 का जो पॉइंट हटाना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 4 का तीनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे, अब मैं समझूंगा कि रेशो मुझे ये नहीं दिया गया है, नया रेशो जो मैं वो निकाल रहा हूँ। मैं जब 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आएगा 8, जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 12, और मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 20। अब आपका प्रश्न हो गया है कि ये जो सिक्के हैं वो जो है वो आपके 8:12:20 के अनुपात में है। चलिए, अब हम इसको हल करते हैं। ये आपका रेशो आ गया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू जो है, अगर 1 रुपए के सिक्के 8 है तो कितने रुपए बनेंगे, 8 रुपए। 50 पैसे के सिक्के अगर 12 है तो कितने बनेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट हाफ है तो इसके हाफ कर लेंगे, कितने बनेंगे आपके 6 रुपए। और इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 होते हैं, 1 रुपए से 4, तो 4 का जब इसमें भाग दे देंगे वापस हो जाएगा आपके 5, मतलब ये 5 रुपए है।
कहने का यह मतलब है 8 रुपए, 6 रुपए और 5 रुपए अनुपातिक अनुसार में है। तो हम इस दोनों को, इन सब का टोटल कर लेते हैं। क्या आएगा आपके, इन सब का टोटल करेंगे तो 8, 14 और 19 रुपए टोटल आएंगे। पर वास्तव में आपके पास कितने रुपए हैं? वास्तव में आपके पास है 228 है। अब हम 19 का 228 में भाग देके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक बार जाएगा कितना बच गया? 3 बच गया। 19 के पहाड़े में 2 बार आता है 38। तो 1 यूनिट आपके आई है 12 की, और पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं। 25 पैसे के सिक्के जो अनुपात में है वो कितने थे अपने पास? 20। इस 20 का मैं इस 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 दूना 24 होता है। यह आएगा आपके 240। 240 ही आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। यदि मैं यहाँ पे इस रेशो को नहीं बदलता तो भी उत्तर तो आ जाता, लेकिन मुझे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती क्योंकि वो दशमलव में होती, पॉइंट में होने की वजह से हम इसका कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती, टाइम ज़्यादा लगता। इसलिए मैंने क्या किया, एक दूसरा रेशो निकाल लिया ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट में नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके अगला प्रश्न है, एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपए है तो थैली में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया है उसी की तरह इसको भी हल करेंगे हम। देखो 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। 2 रुपए के 6, 1 रुपए के 7 और 15 रुपए के 50 पैसे के 15 के अनुपात में सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं 15 में इस 50 पैसे का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 रुपए आएगा। फिर 7.5 रुपए जो पॉइंट में 50 आ रहा है वो कैलकुलेशन में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। इसका ये मतलब हुआ हमें नया अनुपात बनाना है। नया अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 50 पैसे के सिक्के का अनुपात को सही करना है। मतलब 50 पैसे को हम 1 रुपया कब बना पाएंगे, जब हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पैसे को अगर सिक्का को सही करना होता तो हम क्या करते हैं, 25 पैसे में हम 4 का मल्टीप्लाई करते तो वो अनुपात सही हो जाता। यहाँ पे 50 पैसे को सही करना है, मतलब हम पूरे अनुपात में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम पूरे अनुपात में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया जो अनुपात आएगा वो आएगा आपके 12। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30। मतलब आपके जो रेशो है वो है 12:14:30। इस रेशो को हम क्या समझेंगे अब, 12:14:30। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, जब हम रेशो के सभी पदों में अगर समान संख्या का गुणा करते हैं तो जो रेशो होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। यह जो रेशो है वो यही से के बराबर है। अब हमको क्या करना है, इसको काट देना है। इसको काटने का यह मतलब हुआ कि हम भूल से इसको कैलकुलेशन में कहीं ले ना ले। अब हमारे पास 2 के सिक्के 12 है तो रुपए कितने बन जाएंगे, 24। 1 के सिक्के 14 है तो रुपए कितने बन जाएंगे, 14। और 50 पैसे के हमारे पास अगर 30 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 15। इन सबको जोड़ के हम टोटल रुपए निकाल लेते हैं। 24, 14, 38, 38 और 15, 53। 53 जो है वो आपको डिनोट कर रहा है 1590 को। ये 1590 को डिनोट कर रहा है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1590 अगर ये है तो हम 53 में इसका डिवाइड, देखो दोस्तों मुझे ना तो 53 की टेबल आती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूं इस 5 की टेबल और 3 की टेबल को, मैं दोनों को टेबल को पैरेलल लेके चलूंगा। 5 की टेबल में 15 कब आता है, 3 बार आता है। और इस 3 की टेबल में 9 कब आता है, वो भी 3 बार आता है। मतलब मेरा ये क्लियर हो गया है कि 53 से ये पूरा जो है 3 बार और एक 0 है तो 30 बार कट जाएगा। इसका मतलब जो है 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी आपके 30। पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या पूछी है और 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो है आपके 14। जब मैं 14 में इस 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 में जब मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके आंसर आ जाएगा। 14 में 30 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 14 या 42 मतलब 420। 420 जो है वही आपके 1 रुपए के सिक्के हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात 30:11:7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 420 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों इससे पहले जो हमने सवाल किया है वो और ये सवाल दिखने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें फर्क ये है कि उसका अपोजिट सवाल है। इसमें क्या दिया है,
सब गणित में यही तो महानता है कि शब्दों का बड़ा फेर होता है, इसमें शब्दों का बहुत बड़ा फेर होता है। इसमें क्या दिया है, मान का अनुपात, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, उसके मान का अनुपात दिया है, मतलब उसके मूल्य का अनुपात दिया है, उसके मूल्य का अनुपात दिया है, जो हम बाद में मल्टीप्लाई करने पे निकालते हैं वो चीज़ ये दी है यहाँ पे। देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, वो उनके मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 30। ये अब वैल्यू दी है, जो हम वैल्यू निकाल रहे थे मल्टीप्लाई रेशो में, जो वैल्यू निकाल रहे थे वो उसका रेशो दिया है। तो वो जो है वो कितना आया है आपके 30, 11 और 7 दिया है। 1 रुपए के हमारे पास 1 रुपए के सिक्के मिला के 30 रुपए बनते हैं, तो रेशो क्या बनेगा, मतलब जो सिक्के का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा आपके, वो सिक्के का रेशो बनेगा, मतलब आपके 30 सिक्के होंगे। और 11 रुपए बन रहे हैं 50-50 पैसे मिला के, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं 22 सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे तभी तो 11 रुपए बनेंगे। और यहाँ पे आपके 7 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे के सिक्के मिला के, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे सिक्कों की संख्या आ जाएगी, तो सिक्के मेरे कितने होंगे 28। मतलब जो रेशो है वो 30:22:28 है। अब मैं इन सिक्कों, यहाँ पे जो दिया है कुल संख्या दी है, कुल संख्या दी है, तो यहाँ पे सिक्कों की कुल संख्या निकाल लेता हूँ, इनको मैं जोड़ देता हूँ। मैं इनको जोड़ दूंगा तो 28, 22, 50 और 30 80 आते हैं। मेरे 80 यूनिट जो है, 80 यूनिट जो है वो मेरे 480 के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो मेरे होगी 6 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, मैंने 80 से इस 48 को काट दिया, 0 से 0 कट गया और 8 के पहाड़े में 48 जो आते हैं वो 6 बार आते हैं। चलिए 1 यूनिट आ गई है। पूछा क्या है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है। सिक्कों का जो अनुपात है वो 28 है, और 28 में जब मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं 6 का मल्टीप्लाई। 28 में 6 का मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, मैं 30 में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 30 में जब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितना आएगा, 180 आएगा, और यहाँ पे 2 कम है तो 2 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 12। 180 में से मैं जैसे ही 12 माइनस करूंगा मेरा आएगा 168। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इसका कुल मूल्य 270 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। देखिए इसमें जो ये सिक्कों का ही अनुपात दिया है, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो हमने इस टाइप के सवाल किए थे उसी प्रकार का सवाल है। इसमें मूल्य का अनुपात नहीं दिया है, इसमें सिक्कों का ही अनुपात दिया है। तो हम वैसे इसको हल करेंगे फिर से। 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो है 2, 3 और 4। देखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक, तो यहाँ तो पूरा पूर्णांक में आएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं 50 पैसे में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 रुपये 50 पैसे। मुझे मतलब ये हुआ कि मुझे 50 पैसे के सिक्के के अनुपात को चेंज करने की जरूरत है। 50 पैसे के सिक्के के अनुपात को मैं कैसे चेंज करूँगा, 2 का गुणा करके। जब मैं 2 का गुणा इस अकेले में तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे हर एक अनुपात में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नया रेशो निकाल लेता हूँ। नया रेशो आएगा 2 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 का तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये अनुपात हमारा गया। अब नया अनुपात आपका आया है 4:6:8। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 के सिक्के 4 है, 4 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के सिक्के 6 है तो आपके 3 रुपए बनेंगे, और 25 पैसे के सिक्के 8 है तो 2 रुपए बनेंगे। अब टोटल रुपए आपके पास होंगे 4 और 3, 7 और 2 9 रुपए होते अगर आपके पास सिक्के इस हिसाब से होते। पर हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, 270। मतलब यो 9 यूनिट जो है वो 270 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितनी होगी, यहीं पे काट देता हूं मैं। 1 यूनिट कितने की होगी आपके 30 के बराबर। तो 30 के बराबर 1 यूनिट है। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के जो है वो 6 यूनिट है। 6 में मैं 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा 6 × 18 180। सी वाला जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एक महिला के पास अपने पर्स में थोड़े 50 पैसे और थोड़े 25 पैसे के सिक्के हैं।
उसके पास कुल 55 सिक्के हैं जिनका योग 21 रुपए 25 पैसे हैं, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों ये सवाल जरूर सिक्के वाला है, पर हम इसको जो ट्रिक अभी तक यूज कर रहे थे उससे नहीं हल कर पाएंगे। इसकी ट्रिक कुछ और है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, इसमें सिक्कों की संख्या तो कुल दे रखी है और कुल मूल्य दे रखा है, इसमें कहीं से कहीं तक अनुपात का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए हम इसको ट्रिक से हल करते हैं। इसमें पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के हम यहाँ पे, अगर 25 पैसे के सिक्के होते तो हम उसको भी यहाँ पे निकालेंगे। देखो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक के लिए आपको एक फिक्स एक डिजिट है उसको याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको क्या याद करना है इसको हल करने के लिए। देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं, अगर यहाँ पे पूछा है 25 पैसे के सिक्के, यहाँ पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के पूछे हैं। 50 पैसे के अगर सिक्के पूछे हो तो हम मान लेंगे कि सारे के सारे सिक्के 25 पैसे के। हम क्या मान लेंगे, सारे के सारे सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के हैं। चलो 55 सिक्के हैं और 55 ही सिक्के 25-25 पैसे के होते तो कितने रुपए बनते हैं, हम वो निकाल लेते। 55 सिक्के के, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकालना हो तो सिक्कों में 4 का भाग दे देते हैं, 4 का इसमें भाग दे देते हैं। चलो 4 का जब उसमें भाग देंगे, हम पहले 2 का भाग दे देते हैं, कितना आया 27.5, 27.5 में फिर 2 का भाग देंगे तो आप क्या कहेंगे 13 रुपए 75 पैसे। मतलब अगर सारे सिक्के अगर 25 के होते हैं, 25-25 पैसे के होते हैं तो आपके रुपए कितने बनते, 13 रुपए और 75 पैसे। लेकिन वास्तव में रुपए कितने थे, वास्तव में रुपए थे आपके 21 रुपए 25 पैसे, 21 रुपए 25 पैसे। उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम यही ट्रिक जो है 25 पैसे के सिक्कों में निकालते हैं। हम करते हैं, अगर इस प्रश्न में पूछा होता कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सभी जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के। उल्टा करना है, इसमें सीधा उल्टा करना है। अगर 50 पैसे की पूछे तो हम 25 पैसे मानेंगे और 25 पैसे की पूछे तो हम 50 पैसे मानेंगे। हम क्या करेंगे, सब मान लेते हैं कि जितने भी सिक्के सब 50 पैसे के हैं। अगर सभी 50 पैसे के होते तो कितने रुपए बनते, 55 सिक्कों में आधा कर देंगे इसके, 27 रुपए 50 पैसे, 27 रुपए 50 पैसे बनते हैं। वास्तव में कितने थे हमारे पास, 21 रुपए 25 पैसे। दोस्तों अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, यहाँ पे भी हम इसको घटा देंगे। देखिए घटाते हैं। जब हम 25 पैसे में से 75 पैसे को नहीं घटा पाएंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, 1 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। 1 रुपये 25 पैसे में 75 पैसे माइनस करेंगे, आएगा आपके कितना, 50 पैसे। यहाँ से 1 रुपये हमने यहाँ पे उधार दे दिया है, यहाँ पे 20 रुपये बचे। 20 रुपये में से जब मैं 13 माइनस करूँगा आएगा 7 रुपये 50 पैसे। इन दोनों का अंतर कितना आ गया आपके, 7 रुपये 50 पैसे। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, 50 पैसे में से 25 पैसे माइनस हुए तो 25 पैसे, और जब 27 में से 21 माइनस हुए तो 6 रुपये। दोस्तों अब आपके ये जो फिगर आया है, अब मैं आपको एक यूनिक जो एक डिजिट है वो बताने जा रहा हूं, जिसका मल्टीप्लाई करने पे, चाहे ये सिक्के पूछे हो चाहे ये सिक्के पूछे हो, जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपके उत्तर आ जाएगा। आपको वो यूनिट जो है वो याद रखनी है 4। इसमें हम जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, और जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। आप चाहे उत्तर की जांच करके देख लेना, कोई इसको गलत नहीं कर पाएगा। चलिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है, फिर 2 का करेंगे 30 आ जाएगा। मतलब ये सिक्के जो है वो 30 है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 30। जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यदि इसमें 25 पैसे के सिक्के पूछे होते तो हम 25 इसमें 6 रुपये 25 पैसे में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6 रुपये 25 पैसे में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 रुपये आएंगे, और 25 पैसे 4 बार मिलके 1 रुपया पूरा बन जाएगा। 24 रुपये प्लस 1 रुपया मिला के होंगे 25 सिक्के। मतलब अब आप देखिए दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के कितना है, 30, और 25 पैसे के सिक्के कितना है, 25। दोनों को जोड़ के टोटल सिक्के कितने हो रहे हैं, 55। वही तो दिया था इसमें, 55 सिक्के। मतलब 50 पैसे के 30 सिक्के हैं और 25 पैसे के 25 सिक्के हैं। दोस्तों यही इसको हल करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और ये मैं यूट्यूब पे पहली बार आपके सामने लेके आया हूं। आज तक ये ट्रिक किसी ने नहीं बताई गई है, ये ट्रिक मेरे द्वारा पहली बार बताई गई है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए अब हम इसके उत्तर की जांच और भी कर सकते हैं, और प्रकार से भी कर सकते हैं। आप अगर 30 सिक्के हैं आपके पास 50 रुपए के, तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, हम एक तरह से और उत्तर की जांच कर लेते हैं। 30 रुपए हैं हमारे पास, 50 पैसे के 30 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे,
15 रुपए, और 25 सिक्के हैं हमारे पास 25 पैसे के। तो 25 में मैं 4 का मल्टीप्लाई भाग दे दूंगा तो वापस मेरे पास कितने आ जाएंगे, 6 रुपये 25 पैसे। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ता हूं मैं तो ये आता है 25 और इन दोनों को जोड़ के आता है 21। देखो मेरे कितने रुपए आ गए, 21 रुपये 25 पैसे जो इसमें यहां दिया था। दो तरह से हमने इसके उत्तर की जांच कर ली है, दोनों तरह से हमारा उत्तर सही मिल रहा है। इसका मतलब जो डी वाला आंसर है आपके वही सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज का जो हमारा ये चैप्टर है अनुपात समानुपात का, इसको यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले वाले चैप्टर में भी मैं इसी से जो रिलेटेड जो चैप्टर है वही लेके आऊंगा और उसको हम और अच्छी तरह से सीखेंगे। उसमें भी हम कहीं ना कहीं अनुपात का उपयोग करेंगे, इसलिए मैं इसके जस्ट आगे वही वाला चैप्टर आपके पास लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो अनुपात समानुपात को जो हल करने की विधियां है ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, ताकि मैं इस प्रकार की और भी जो ट्रिक्स है वो लेके आपके सामने आता रहूं और आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।